शो में पंजाब हुकूमत के अहम मंसूबे, मुबैना घपले, अंदरूनी कहानी बेनकाब। साफ पानी कायदे आजम सोलर 56 कंपनीज का कच्चा चट्टा खुल गया। नैब तफ्तीश में अहम पेशरफ्त, मजीद फ्रंटमैन बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब हुकूमत के हवाले से मुबैना बेज़ाब्तगियां, बदउनवानियां मुसलसल बेनकाब हुए चले आ रही हैं और ये मामला नैब और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आला तरीन कोर्ट्स के अंदर यकीनी तौर पर 56 कंपनीज का मामला है ही इतना संगीन और इस तरह से पब्लिक फंड्स की मुबैना एम्बेजलमेंट का मामला है जहां आला तरीन अदालत को भी नोटिस लेने पड़े, आला तरीन अदालत को भी मोअज़्ज़ज़ जजेस को भी रिमार्क्स देने पड़े। अहम तरीन समातें हुई पिछगुज़श्ता कुछ रोज के दौरान, जिन बातों की निशानदही इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने तवातुर के साथ हम करते रहे कि किस तरीके से इन 56 कंपनीज को बनाकर दरअसल मुबैना तौर पर अकाउंट्स, फंड्स और बहुत कुछ हेर फेर हो रही है, वो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ हम बेनकाब करते रहे। लेकिन स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मामला साफ पानी कंपनी का उठाया गया, इस प्रोग्राम में एंटी करप्शन ने इंक्वायरी करी थी कि 80 अरब की कॉस्ट एस्केलेशन कैसी हो गई। 150 अरब रुपए जिस मंसूबे का बजट रखा गया और 4 अरब रुपए या 400 करोड़ 400 मिलियन रुपीस कहा गया कि रखे गए थे इस मंसूबे के 116 यूनिट जो पंजाब में बनाए गए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अपने अल्फाज कल मौजूद अदालत के सामने कि एक कतरा पानी भी पंजाब में शहरियों को इससे ना मिल सका। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद पंजाब साफ पानी कंपनी के 116 यूनिट्स एक कतरा पानी नहीं दे सके। ये वो नाअहली, नाकामी और वो मुबैना करप्शन या जिसकी निशानदेही प्रोग्राम में बार बार हो रही थी, वो एक बार फिर आया होकर मोअज़्ज़ज़ कोर्ट के सामने हमें नजर आई। और फिर इसी तरह से साफ पानी कंपनी के दीगर जो मामलात हैं, यानी 1.4 मिलियन यानी तकरीबन 14 लाख रुपए सीईओ को सैलरी देना, साबिक सीईओ के अपने इंकशाफात कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब मुदाखलत करते थे मामलात के अंदर। इसी तरह फॉरेन कंसल्टेंट्स की हायरिंग के लिए 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर खादिम आला पंजाब साफ पानी कंपनी 56 कंपनियों के सामने लिबादा ओढ़कर पस्से पर्दा क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं, ये सारे सवालात तो अब कोर्ट ने पूछ लिए, मौजूद अदालत ने वो सारे सवालात पूछ लिए हैं कि आखिरकार हो क्या रहे हैं साफ कंपनीज के एवज। और ये भी कह दिया जी कि एक एक कंपनी का हिसाब किताब, और अगर पैसा करप्शन के मर्ज में जिसमें मुब्तला है पूरा मुल्क, इसमें खर्च हुआ है, जाया हुआ है, तो एक एक रुपए को रिट्रीव कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई। साफ पानी कंपनी 56 कंपनियां, इनमें एक कंपनी और है जिसका नाम कायदे आजम सोलर पावर कंपनी है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, उसके चंद नुकात आपके सामने रखे थे। हैरानकुन तौर पर इस कंपनी की प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ साथ कंपनी का प्लांट एक्सपेंडिचर, कॉस्ट डिटेल्स, प्रोडक्शन और इसके साथ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट, हर तरफ मुबैना तौर पे नजर आया जी कि ऑडिटर रिपोर्ट में 2013 और 17 के अकाउंट्स की कि यहां पर मुबैना तौर पे फायदा पहुंचाया गया। लोएस्ट बिडर जो था उसके बजाय किसी और सेकंड लोएस्ट बिडर को फायदा पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात हुए थे। इस पर भी नोटिस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, मौजूद अदालत इस पर भी नोटिस ले चुकी है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स सूबे पंजाब से मुंसलिक हैं। खादिम आला जो अपने आप को कहते हैं उनकी गवर्नेंस से मुंसलिक हैं, बेनकाब हो रहा है सब कुछ और आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट में और नैब की इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ वाज़े तौर पर हमारे सामने आ रहा है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, जो कि मुअज़्ज़ज़ एक वकील भी हैं और इस पूरे मामले के अंदर बतौर शिकायत नैब में आला तरीन अदालतों में को पिटिशनर खुद भी इन मामलात को उठाकर अदालत के सामने मुअज़्ज़ज़ ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश करते रहे। हमें ज्वाइन करें लाहौर स्टूडियोज में साहबजादा मुजफ्फर साहब मेरे साथ मौजूद हैं नैब के साबिक कानूनी मुशीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में, और उस्मान दार साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कुछ ही देर में हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे। अजहर साहब, आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने कहा कि अदालत में अहम तरीन मामलात सामने आ चुके हैं, 56 कंपनियां, वो सवालात जो मैं आपके खतूत में पढ़ रहा था, जो हम बार बार यहाँ वुजरा से पूछ रहे थे पंजाब के, जो कहते थे जी अगले शो में बताएंगे आपको, अगले शो में डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, फिर वो अगला शो आता ही नहीं था, एक नहीं 2-3 वुजरा, 1-2 बार तो बदतमीजी करके भी चले गए वुजरा।
तो सर अब वो फाइनली सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल पूछ रहा है, कैसा लग रहा है आपको साहब? सुफियान, बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में 2 लोग तो मौजूद थे, राना अरशद और खलील ताहिर सिंधु। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब और मलिक अहमद खान साहब, कई चीज़ों में मैं ओपन चैलेंज कर चुका था कि ये सारा कुछ आवाम के सामने लाएं। और मैं बार बार कहता कि ये करप्शन, अजब करप्शन की गजब कहानी है कि ये करप्शन सिर्फ 2-4 अरब रुपए की नहीं है, ये 500 अरब की करप्शन है जो मुख्तलिफ कंपनियों में, और ये कंपनियां एक नहीं है, 56 है। इसमें तकरीबन 9 के करीब कंपनियां तो अभी बंद कर दी गई हैं। और ये 3-4 तरह की करप्शन है। सबसे पहला करप्शन जो है वो मुलाजमतें हैं, जो आपने ब्यूरोक्रेट्स को हायर किया, आपने ट्रांसपेरेंसी का असूल नहीं माना और पसंद और नापसंद से लोग रख लिए, उन्होंने अपने रिश्तेदार रख लिए, कोई गर्लफ्रेंड्स रख ली और इस तरह के काम किए। दूसरा है कंसल्टेंट पेपरा लॉज नहीं है और अरबों रुपया आपने झोंक दिया। तीसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपने फिर पेपरा लॉज की वायलेशन है और महंगे 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। और उसके अंदर जहां पेपरा लॉज की वायलेशन है वहां आपने, और इसके सबसे जो अहम इशू आपके सामने मैं लेके आया था कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब के जरिए पैसे नहीं गए और ऑडिटर जनरल को घुसने नहीं दिया गया, ना प्री ऑडिट करवाया गया, ना पोस्ट ऑडिट कराया गया, और अरबों रुपया ये धोस दिया गया ताकि कोई पूछ ना सके। और मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था छोटे छोटे गॉड फादर, और मैंने आपको बताया था कि छोटे मोटे गॉड फादर है जो चीमा की शक्ल में हो। अजहर साहब एक वजाहत, क्योंकि मैं आपने ये तो तमाम चीजें हमने रखी हैं और सब आया भी सामने, अभी हमने वो फहरिस्त भी दिखाई है कि किस तरह जो है सैलरीज ली जा रही हैं, जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं ऑनरेबल कोर्ट में। अजहर साहब, ये जो वसीम साहब हैं, जो साबिक सीईओ हैं साफ पानी कंपनी के, आपने इनकी बातें सुनी है? जिस तरह कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही थी, 80 अरब का मामला जो है वो मैंने उठाया तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई एंटी करप्शन की। ये एक नया टर्न लिया इस केस ने। क्या आपने इसको गौर से देखा है कि क्या ये जो एंटी करप्शन में साफ पानी मामले के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई थी, ये क्या आंखों में धूल झोंकने के लिए थी? ये वसीम अजमल साहब जो कह रहे हैं, सीईओ साबिक, ये जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आखिरकार हुआ क्या? ये क्या इनके खिलाफ झूठी इंक्वायरी बिठाई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से? क्या हुआ ये आखिरकार? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आपको याद हो कि यहां मैंने कहा था कि डीजी जो एंटी करप्शन बनाए हुए हैं, रांझा साहब ये शहबाज शरीफ के जाती कोई ताल्लुकात वाले हैं, और बाकायदा एक जगह ऐसी भी जानता हूं जहां बैठ के इनके सामने डीलें हुई थी और यहां बैठ के इन्होंने अपनी मर्जी से केसेस शहबाज शरीफ के कहने पर किए थे। और यही वजह थी ये केस जब उठाया, और सिर्फ ये नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, रोड शो दुबई में हुए थे, और ये सारा कुछ जब मामला नैब के सामने गया, कोशिश की कि ये नैब के सामने ना जाए, इन्हीं के हाथों में रहे, और ये करप्शन का सारा जो जिम्मा है ऐसे लोगों के जिम्मे डाल दें जो शरीफ थे, जिन्होंने कोशिश की करप्शन को रोकने की। लेकिन जैसे ये नैब के सामने मामला गया, और नैब को रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, आज भी पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है सांप बन के बैठा हुआ है। और वजह क्या है कि इसमें कई ऐसी मीटिंग है जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद की, और आपके सामने बता दिया साबिक सीईओ ने कि शहबाज शरीफ साहब खुद कहते रहे हैं और खुद इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं। जब आपने कंपनीज बना दी तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, और ये कोशिश की गई थी 2 तरह से। एक तो ये है कि लोगों को नवाज के लिए, सियासी लोगों को नवाजने के लिए, और दूसरा कि करप्शन का पैसा निकालने के लिए, और ताकि अगला इलेक्शन लड़ा जाए या लोगों को नवाजा जा सके। ये अब नैब को मैंने पहले भी कहा था कि ये काम आप बहुत ध्यान से चलना है, सारा डाटा इकट्ठा किया जाए। मेरी इतला के मुताबिक शायद डाटा उतना इकट्ठा नहीं हो सका, लेकिन ये सारा कुछ एक्सपोज करना चाहिए नैब को। बाकायदा अदालत के सामने भी मैंने कहा है कि नैब की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मंगवाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट के सामने भी ये डाटा नहीं दिया गया, चूंकि वजह है कि इंफॉर्मेशन कमीशन को ये मानते नहीं है, पंजाब ट्रांसपेरेंसी के आर्टिकल 19 को बिल्कुल नहीं मानते हैं।
कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने मीडिया पे कहा, मैंने कहा इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे रख दे, आपके प्रोग्राम में कहा जी। अच्छा, अब कोई इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन की बात है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग इसलिए हो चुका है, जैसे मैं आपको फेहरिस्त दिखा रहा हूं इस पर जो सैलरीज की है। अब जैसे साफ पानी कंपनी के सीईओ की सैलरी 14 लाख रुपए महीना इस पर है। इसी तरह से इसमें और कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म थर्मल पावर के जनाब आहद चीमा साहब की सब में ज्यादा सैलरी लिखी हुई है। अब साहबजादा मुजफ्फर साहब, इसके बाद क्या होगा, सवाल यह है। अब ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क से तो वाज़ेह लग रहा है जी कि जिस तरह से ये सैलरीज हैं, जिस तरह से ये मामलात हैं, ये सब इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं या मुबैना तौर पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। कानूनी तौर पर ये किधर खड़े हैं ये लोग? अब इस पर आपकी नजर में और नैब लॉज की नजर में क्या होगा? देखिए सफान भाई, शुक्रिया। ये बड़ा अलार्मिंग टॉपिक है कि जिस तरह ये करप्शन पंजाब, जिसका एक नारा लगाया जाता था कि शफाफ पंजाब सूबा है, यहाँ का हर जो प्रोजेक्ट है वो साफ है, ये समझ से बाहर है कि ये जो 56 कंपनियां निकली हैं और ये इतना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि 80 अरब रुपया, ये छोटी रकम नहीं, पब्लिक मनी है, ये टैक्स पे ही मनी, टैक्स लोग गरीब आदमी अपनी जेब से कमा के ये टैक्स मनी को रखता है। और ये जरूरी नहीं कि हुक्मरान इसको लुटा दें और अपनी फेवर, जिस तरह सदीक साहब ने कहा, कि अपने ही लोगों को नवाजें। तो ये जो अब इस टाइम के ऊपर जो एविडेंस आई है, देखें अल्लाह ताला की शान कुदरत की, ये जो 3 आदमी जो सीनियर हैं, जो यहाँ के पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर अफसरान हैं, अब ये नैब में जाने से भी डरते हैं। वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो कुछ हम कर बैठे हैं अपने आका को खुश करने के लिए, अब हमारे साथ भी आहद चीमा वाला काम ना हो या उसके साथ जो कोई क्यूज पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जब एविडेंस इतनी सफिशिएंट आ जाती है तो नैब के पास इख्तियार होता है अरेस्ट करने का, ताकि वो एविडेंस को टेम्पर ना करे, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अब ये जो 3 साहिबान गए साफ कंपनी के केस के अंदर, जिसमें सेक्रेटरी हाउसिंग है और इसी तरह सेक्रेटरी जो हेल्थ है, ये 3 आदमी गए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। पहले इन्होंने इजाजत दी है कि जी आप हमें क्लियरेंस चाहिए कि किसी तरीके से हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से दिल में इनके चोर है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने पेपरा रूल्स की वायलेशंस की हुई हैं, इन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं। ये सारे के सारे ऑफेंसेस नैब के कवानीन में ये बाकायदा डिफाइन किए गए सेक्शन 9 के अंदर। और इसी तरीके से मैं हैरान हूँ कि जो डीजी एंटी करप्शन है वो क्यों नहीं अपना पूरा रिकॉर्ड नैब को देते, क्योंकि ये तो जब नैब कॉग्निजेंस ले लेती है किसी भी मैटर की, तो तमाम एजेंसी तो जितनी भी काम कर रही हैं, साफ पानी के जहाँ भी केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस साफ पानी के जो एक्स सीईओ है वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फैब्रिकेट किया गया, मेरे खिलाफ मैनिपुलेट किया गया एंटी करप्शन को, मेरे खिलाफ फेक केसेस बनाए गए हैं। जो 80 अरब का मामला मैंने बेनकाब किया था, और वो तो ये कह रहे हैं जी कि सीएम साहब इंटरफेयर कर रहे थे मामलात में। तो वो जो एक्स सीईओ है पंजाब साफ कंपनी के, वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो ये तो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। देखिए जी, यही वजह है ना कि फिर वो ऐसे ही लोग फिर बाद में जाहिर है कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम होता है और वो उनकी तरफ भी कोई बात होती है तो वादा माफ गवाह तो बंद है कि एक प्रोविजन मौजूद है कानून में, लेकिन एट द मोमेंट अगर वो कोई चीजें बेनकाब कर रहे हैं तो उन्हीं की चीजों को आगे लेके तो नैब आगे प्रोसीड करेगी। और इसीलिए जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने नैब को भी नोटिस कर दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल को 14 तारीख के लिए, कि वो भी पेश हो इस केस में और वो भी अपना मौकफ बयान करें। तो अगर जो भी शख्स इससे मुलविस होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा सुफियान भाई, कि ये चीज ये इंजीनियर्ड करप्शन होती है। इसके अंदर पहले ये लोग इसको कवर अप करते हैं, एविडेंस क्रिएट करते हैं कि ये किसी तरह ये वाजे ना हो जाएंगे, किसी को मालूम ना हो जाए, और फिर ही करप्शन करते हैं। तो लेकिन ये इंजीनियर्ड करप्शन अब नहीं रहेगी, क्योंकि नैब इज वेरी स्ट्रांग, नैब समझती है और नैब को पता है इस चीज का कि जी के कहां पे। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद गुफ्तगू। लेकिन आपको भी बताते चले, कुछ दिन कबल इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 3 ऐसे अहम मंसूबे हैं, 3 मंसूबों का हवाला दिया गया था। उसमें उन 3 मंसूबों में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, रावलपिंडी मेट्रो था, इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो, और ये कायद-ए-आज़म सोलर पावर जिस पर सुमोटो हो चुका है। इन 3 महकमों के हवाले से अहम तरीन इन 3 मंसूबों के हवाले से तफसीलात हमारे सामने आई और आपके सामने रखी। एक पे सुमोटो हो चुका है, बाकी 2 मंसूबे और क्या थे ये भी, और इसके साथ मजीद तफसीलात पैरागॉन के हवाले से क्या है, किस तरह बैंक अकाउंट्स कुछ लोगों के तफसीलात मांगी जा रही हैं स्टेट बैंक से। आफ्टर दिस ब्रेक करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन मामलात हैं। ये संगीन तरीन केसेस और ये संगीन तरीन बेज़ाब्तगियां मुबैना तौर पर जो हुई इसके हवाले से आपके सामने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स रखी। रिसेंटली कायद-ए-आज़म सोलर पावर के हवाले से एक सुमोटो नोटिस हुआ और ये मंसूबा जो तकरीबन 100 मेगावाट का, जिसकी ऑपरेशनल डेट जुलाई 15, 2015 थी, इस मंसूबे में तकरीबन 11 अरब रुपए लागत आई। कहा गया जी कि 11 माह के अंदर इसको रिकॉर्ड तामीर किया गया। पहला इस स्केल के ऊपर सोलर पावर प्लांट इतने बड़े लेवल पर था। पंजाब गवर्नमेंट के इस मंसूबे पर 2013 से 17 के अकाउंट्स के अंदर कुछ इंकशाफात हुए ऑडिटर जनरल की तरफ से, और इन इंकशाफात के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट में अवार्ड करने के हवाले से ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो फराम की गई, उनमें मुबैना तौर पे बेज़ाब्तगियां थी। और ये बेज़ाब्तगी क्या थी, इस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 2 बिड्स, जिस तरह से मिसाल के तौर पर एक $206 मिलियन की और एक $226 मिलियन की थी, लेकिन इस तरह से मैनूवर किया गया बिडिंग प्रोसेस और ड्यू डिलिजेंस को कि $206 मिलियन वाले की बिड जो रिजेक्ट हुई और $226 मिलियन वाले की बिड, यानी जो ज्यादा थी, वो एक्सेप्ट कर ली गई। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर निशानदेही हुई। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट और इस मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जब सुमोटो लिया है तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी प्रोडक्शन, इसकी कॉस्ट, इसके एक्सपेंडिचर्स की तमाम डिटेल्स मांगी हैं। कायद-ए-आज़म थर्मल के हवाले से भी आपको पता चले, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव अहाद चीमा साहब थे। अब थर्मल के हवाले से भी नैब का ये लेटर मौजूद है, जिस लेटर में नैब ने उनको जब अप्रोच किया था गिरफ्तारी से पहले, और लिखा गया था कि इस मंसूबे की तमाम तफसीलात फराम की जाए। लेकिन आज चीमा ने इस खत के जवाब में जो जवाब दिया, वो खत भी आपको दिखाते हैं। उस जवाब में लिखा जी कि मेरे पास ये कानून में लिखा हुआ है कि नैब को मुझे एक कंपनी के ऑपरेशनल क्या मामलात हैं उस बारे में आगाह करने के लिए मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नैब ऑर्डिनेंस के तहत नहीं है, लिहाजा मैं ये मालूमात फराम नहीं कर सकता। बताया जाता है कि एक वजह आज चीमा को गिरफ्तार करने की ये भी थी। ये वो खत है जिसके अंदर उनके अल्फाज हैं कि नैब ऑर्डिनेंस मैंने पढ़ा है और नैब ऑर्डिनेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि नैब बतौर सर्विलेंस या बतौर मॉनिटरिंग इदारा है इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और मुझे बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव नैब को ये मालूमात फराम करनी है। आई एम नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये आज चीमा साहब का रिस्पॉन्स था ऑन द लेटर ऑफ नैब। तो असद सिद्दीकी साहब, ये सिर्फ साफ पानी वाला मामला और ये कायदा सोलर वाला मामला, ये तो सोलर वाला तो और बड़ा मामला इस पर है। इतना बड़ा ये तो पूरा प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का, 11 अरब रुपए का मंसूबा, इतने बड़े तौर पे धांधली बेज़ाब्तगियां इसमें जो ऑडिटर जनरल कह रहे हैं, क्या होगा इसका? सुमोटो हो चुका है। सिरफान, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की और क्रेडिट टू योर टीम कि जो बड़ी मेहनत करके चीजें सामने निकालती है और आज सच की आवाज कहना, सैल्यूट है ब्रदर आपको। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी समझनी है। ये इंजीनियर्ड करप्शन है, व्हाइट कॉलर क्राइम इसी तरह से ही है कि दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है। यानी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर प्रोजेक्ट में ऐसा है। मेट्रो ऑरेंज में भी यही हुआ। यानी 2 तरह से जब प्रोजेक्ट चलता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद टेंडर मांगे जाते हैं। अब टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर मैन्यूवरिंग जानबूझ के इसलिए की जाती है कि अपनी मर्जी का बंदा डाल के उससे काम लिया जाए। अब वजह यह थी कि इन्होंने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इसलिए बनाई ताकि कोई इनका ऑडिट ना कर सके, कोई रिकॉर्ड ना मांग सके, नैब ना पूछ सके। आपने सामने देख लिया कि अहाद चीमा जिम्मेदारी थी आईनी और कानूनी तौर पर कि वो इंफॉर्मेशन दे, उन्होंने नहीं दी। वजह यह है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बुनियादी तौर पर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कह दें या शरीफ प्राइवेट लिमिटेड कह दें, ये बनाई इसलिए गई थी। और आपने देख लिया कि पेपरा लॉज वायलेट करते हुए आपने पसंद की कंपनी को ठेका दिया, और उस पसंद की ठप्पनी के इससे आगे मैं बताने लगा हूं, मैं बहुत बड़ा इंकशाफ करने लगा हूं कि जिस जगह पर यह प्रोजेक्ट बनाया गया और जो सोलर पैनल लगाए गए, आने वाले और 1.5 साल 2 साल के अंदर वो सोलर पैनल अपनी अफादियत खो देंगे। क्योंकि वजह यह है कि आपने जो बेहतरीन कंसल्टेंट थे वो साइड पे कह दिए, और उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट चाइना से मत लिए जाएं, पैनल वहां से लिए जाएं जिनकी लाइफ ज्यादा हो। लेकिन ये चौके कंपनीज को पैसा करप्शन में लेके जाना था, ये नहीं किया गया। और आज भी अगर नैब ने ये अगर इंक्वायरी कर ली और इन्वेस्टिगेशन कर ली कि पैनल कहां से खरीदे गए और किस तरह लोगों को नवाजा गया, कंसल्टेंट किस तरह अपॉइंट किए गए, और आज प्रोजेक्ट ये कौड़ियों के भाव हो चुका है। यानी जितने पैसे लगाए हैं आपने उसका 10% में ये प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा।
90% का जो नुकसान किया है, शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम बराह रास्त जिम्मेदार है। और ये पैसा इन लोगों को निकालना चाहिए। बड़े नारे लगाते थे कि मैं आसफ अली जरदारी का पेट चाक कर सड़कों पे घसीट के मैं पैसे निकालेगा। मौका आ गया शहबाज शरीफ साहब, अब आपसे निकाला जाना ये पैसा। आप बता दें कौम को सच कि ये करप्शन आपने कहां की, पैसा कहां शाफ्ट किया। आप तो याबेट नहीं मानते थे, आप तो मेट्रो, मैं मुल्तान गया, मुल्तान में खाली बस में बैठ के देखा मैंने, यार कोई हाल है वहां पर। यानी वहां बैठ के कौन कौन सी करप्शन आप बेनकाब करेंगे। यहां तो ईंट उठाएं, पत्थर उठाएं, नीचे अरबों रुपए की करप्शन की बात है। और नैब के पास ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया है, ये 56 कंपनियों का। इसके लिए अब ये देखिए, आप एक एक अगर चुनना शुरू करें, यानी ये तो एक एक इंक्वायरी है, यानी सिर्फ एक ठेके की एक इंक्वायरी है। 56 कंपनियों में कमो बेच रही 400 इंक्वायरियां बनेगी। ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये कल भी जिक्र हुआ है कि सिर्फ साफ पानी पे 150 अरब रुपए, बड़े तरीके से ये सिर्फ साफ पानी पे 150 अरब एलोकेट हुए हैं साहब। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे बैरिस्टर साहब की तरफ भी लेकर आऊं बात को, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बात हो रही है सोलर पावर की। तो सर, ये जो मंसूबे इस वक्त साहब मुजफ्फर साहब, आप नीलम झेलम ले लें, आप नंदीपुर प्रोजेक्ट ले लें, और मैं मंसूबों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब बड़ा सरकर्दा किरदार उनका कहा जाता है जी, राय के पावर के हवाले से उनकी कोशिशें थी कि जल्द से जल्द लोड शेडिंग फ्री हो पाकिस्तान। तो ये जो मंसूबे हैं, नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट हो गया, कायद-ए-आज़म सोलर पावर हो गया, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक और मामला है जिसमें ऑडिटर जनरल ने निशानदेही काफी की है। उसकी तो कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज्यादा है, शायद 23 अरब रुपए का रखा गया था कॉस्ट, जो बढ़कर 84 अरब तक पहुंच गई। और फिर उसके बाद जब उसको रन किया गया तो उसकी शायद 42 रुपए पर यूनिट तो बिजली पैदा कर रहा था, तो उसको बंद कर दिया गया, इतना महंगा बिजली प्रोड्यूस कर रहा था। तो सर, ये जो कॉस्ट ओवररन होती है सादा मुजफ्फर साहब, कि एक चीज को आपने रखा 10 अरब रुपए का, 10 रुपए का, वो आप बनाते हैं 100 रुपए के अंदर, 90 रुपए आप ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो सर, ये क्या मुजफ्फर साहब, नैब लॉज में क्या होता है इसके हवाले से, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस मामले को लेकर? देखें, इसमें जो सेक्शन 9 है ना, उसके अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, कि एक तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, कि एक आदमी के पास जो अथॉरिटी दी गई है उसने उसको जस्टली और फेयरली एक्सरसाइज करनी है। और अगर वो उस अथॉरिटी को डिले करता है, या उसने कोई वक्त पे ओपिनियन देना है या कोई चीज़ लेनी है, कोई बिल्डिंग का प्रोसेस करना है, और वो अल्टीमेटली वो लॉस की तरफ जा रही है, तो वो भी मिसयूज अथॉरिटी के ज़िम्मे में आता है। लेकिन जो शेड्यूल ऑफेंस है, नैब ऑर्डिनेंस के आखिर में भी कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस दिए गए, उसमें लिखा है कॉजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती बात कि जी कि ये डिले होने से इसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ाई गई है, या फेवरेटिज्म की गई है, या कोई इसको नाअहली के तौर के ऊपर ये अपना ही हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी इन लॉफुल मैनर, और जिसकी वजह से लॉस हो, तो वो भी नैब के कवानीन के अंदर जुर्म है। अच्छा। और उसकी भी सजा है, और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए होता है। लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूँ इसके साथ ही कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी फिजिबिलिटीज़ की वर्किंग जो की गई थी वो भी गलत थी। उसके बाद जिस तरह बिडिंग प्रोसेस में आपने देखा, ये कहीं का कानून नहीं है सफियान भाई के लोएस्ट बिडर को आप इग्नोर कर दें। आप दोबारा बिडिंग करा सकते हैं, लेकिन लोएस्ट बिडर जिसकी एक कोटेशन होती है, आप उसको नहीं नजरअंदाज कर सकते। वो अगर फर्ज करें टेक्निकली ये वो नॉकडाउन हो गया है, तो आप देखें ना, कंपटीशन खत्म हो गया। जब कंपटीशन खत्म हो गया तो जरूरी है कि आप दोबारा बिडिंग कराएं। इसमें क्या इतनी एजेंसी थी? क्या पैसा खत्म होने वाला था, या पैसा का कोई हुकूमत का टाइम जाने लगा था? क्यों नहीं इसको आपने दोबारा बिडिंग कराया? लेकिन लोएस्ट बिडर जो होता है, हमेशा ये देखा गया इन 56 कंपनीज में ये बातें आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं कि कितना ट्रांसपेरेंसी थी, जीरो ट्रांसपेरेंसी थी। बिडिंग गलत की गई, फेवरेटिज्म की गई, लोगों को अपॉइंटमेंट्स दी गई। जिस तरह कल एक बड़ी बात आई कि ज़हीम कादरी की कोई फैमिली मेंबर है, बात पे आते हैं, वो पटोकी वाला प्रोजेक्ट दिया गया, उन्होंने बीच में आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट, साहब मुझे ब्रेक लेनी है, और जैसे ब्रेक के बाद आते हैं तो बड़े अहम तरीन मामला डिस्कस हो रहे हैं। कुछ और अहम मंसूबे, उनके हवाले से कुछ अहम तरीन मामला जो अब तक शायद मंजर-ए-आम पर नहीं आए। 3 मंसूबे आपके सामने लेकर आए, एक पे सुमोटो हुआ है, और इंपॉर्टेंट तरीन डिटेल्स रखेंगे एक आध और डेवलपमेंट के हवाले से जिनका ताल्लुक पैरागॉन और हाथ चीमस है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन मामला जिनका ताल्लुक सुबह पंजाब से, पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सुमोटोज हुए हैं कुछ अहम संगीन मामलात पर, जहां मुबैना तौर पर अरबों रुपए इस वक्त एम्बेजलमेंट हो सकती है। और ये तमाम संगीन मामलात हैं, पानी से जिनका ताल्लुक, हेल्थ से जिनका ताल्लुक, ये कंपनीज बनाई गई, इनकी पूरी फहरिस्त है। लेकिन हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से ही बड़ी डेवलपमेंट है। हमने देखा है जी कि आशियाना के हवाले से, पैरागॉन के हवाले से, जहां वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के अकाउंट डिटेल्स जो है इस वक्त, और उनके भाई जो इस वक्त है, उनकी अकाउंट डिटेल्स की तफसीलात मांगी गई हैं। इसी तरह से जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से दो ऐसे अशखास जो कि नैब के हवाले से वादा माफ गवाह बन गए हैं, उन्होंने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट सबमिट कर दी है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और यही नहीं बल्कि आशियाना के साथ साथ कुछ और हाउसिंग स्कीम्स जिसमें LDA सिटी और इसके साथ कुछ अहम हाउसिंग स्कीम्स के भी इंकशाफात, जिसमें अल हरम हाउसिंग सोसाइटी और दीगर के हुए हैं, जिसमें कहा गया जी कि हाज चीमा साहब पार्टनर थे बतौर DG LDA, और उन पर भी नैब की तफ्तीश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अकाउंट सामने आ रहे हैं, फॉरेन अकाउंट सामने आ रहे हैं। ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। जब दूसरी तरफ 56 कंपनियों का मामला भी अपने पूरे जोबन के साथ सामने आ चुका है, उसका सारा कट्टा चट्टा सब खुल के सामने आ चुका है कि वहां क्या हो रहा था। मेरे साथ उस्मान दार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, सीनियर रहनुमा है, और आज ख्वाजा आसिफ साहब के केस है, उसमें बड़े आप मुतहरिक नजर आते हैं। मैं उस्मान साहब, पहले अभी अजहर सिद्दीक साहब और हमारे साथ साहबजादा मुजफ्फर साहब मौजूद है शो में, तो हम यही साफ कंपनी और तमाम इंकशाफात की बात कर रहे थे। सर, ये जो मंसूबे सारे बनाए गए, इन पे एडवर्टाइजमेंट पे अरबों रुपए अपनी तस्वीर आगे खर्च किए शहबाज शरीफ साहब ने, भले वो सोलर पावर मंसूबे हो, हाउसिंग स्कीम्स हो। ये अमाउंट कौन रिकवर करेगा उस्मान दार साहब? ये नैब को चाहिए रिकवर करे, ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए, किस तरह से रिकवर होंगी ये सारे जो तस्वीरें छाप छाप के इश्तिहारात दिए गए थे? देखिए, ये तो दरअसल नैब का ही काम है। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब इस पे खुद भी सू मोटो नोटिस ले चुके हैं कि इन्होंने अपनी ज़ाती तशरीह के लिए कौम के टैक्स के अरबों रुपए जो हैं एडवर्टीजमेंट के नज़र किए हैं। और सुफियान, आप अभी बात कर रहे हैं कि पंजाब में, मैं ये सवाल उठाता हूँ आपके प्रोग्राम में कि इनके किस मंसूबे में करप्शन नहीं निकली है। इनका कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, कहीं भी करोड़ों की नहीं, अरबों की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे अभी साफ पानी की 70 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है, आप आहद चीमा साहब की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। और इतनी ढिठाई के साथ जो करप्शन हो रही है मुल्क पाकिस्तान में, उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि कोई भी करप्ट शख्स पकड़े जाने के बाद अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। और पहली दफा जो शरीफ खानदान इस वक्त करप्शन की लपेट में है और मुकदमात जो चल रहे हैं उनकी नैब में, और आने वाले चंद दिनों में मुकदमात के फैसले भी आने वाले हैं, तो अगर पाकिस्तानी कौम को जो कि इंसाफ होता नजर आ रहा है और ये लोग शरीफ खानदान जेलों में डाला जाएगा करप्शन करने पे, तो फिर मुल्क पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट सेट होगा। अगर हमने करप्शन पे रोकथाम करनी है तो उसका एक ही हल है कि जिसने मुल्क पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान के टैक्स का पैसा लूटा है, उनको जेलों में डालने वाली बात है। और आप देखें किस तरह अफसरान के नाम आ रहे हैं, जैसे वसीम अजमल साहब का नाम आ रहा है, मोहम्मद उस्मान का नाम आ रहा है, जो साफ पानी पीने के साफ पानी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आ रही है। उस्मान साहब, आपके रहनुमाओं ने, उन्होंने कहा जी कि आप ये जो मामला उस्मान साहब का सामने आया, अजमल साहब का सामने, साफ पानी कंपनी वाला, इसमें ये एक फेक इंक्वायरी एंटी करप्शन से शुरू करवाई गई ताकि हम बता सके कोर्ट को जी कि हम तो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो ये अपने इतने एश्योरेंस के साथ आप लोगों ने कहा जी कि ये जो 80 अरब का मामला था, ये सब एक आई वॉश था ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैं सही समझाऊं तो ये क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल देखिए, आप और भी दीगर मामलात में देख सकते हैं कि जब इन्होंने किसी भी केस को आई वॉश करना होता है तो ये खुद ही मुद्दई बन जाते हैं। ये खुद ही एक ऐसा शख्सियत खड़ी कर देते हैं कि जो एक डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, ताकि इसके जो करप्शन का मुकदमा इस पर मट्टी डाली जा सके। आने वाले कल में हम कह सकें जी कि ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है या इसके ऊपर पहले ही फैसला आ चुका है। बात वही है जो हम कर रहे हैं कि 56 कंपनियां भी तो बनाई गई हैं ना, एक दूसरे को ठेके दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, आप पैरागॉन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, LDA की बात हो रही है, किसी एक चीज की तो बात नहीं हो रही। मुल्तान मेट्रो की बात तो खुद चाइना वाले कर रहे हैं कि कौन फ्रंटमैन बना हुआ था, इनके पैसे पकड़ रहा था।
तो ये एक मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं जो हम काफी अरसे से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही थी। इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि जी मेट्रो जो मुल्तान है उसमें करप्शन हुई है, ऑरेंज लाइन जो ये मंसूबा गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जी हमने ऑरेंज लाइन लेके आए हैं उसमें करप्शन सामने आ रही है। तो ये तमाम तर जो मंसूबे थे उनकी बुनियाद ही करप्शन थी। आप देखें ना, जो 70 अरब रुपया खाया गया पीने के साफ पानी पे, उससे कितने हॉस्पिटल बन सकते थे पंजाब में। आज पंजाब के अस्पताल देखें, एक एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। तो अगर इनकी गवर्नेंस मॉडल में हॉस्पिटल्स को ठीक करना होता है, नए हॉस्पिटल देना होता है आवाम को, तो इस तरह की करप्शन सामने ना आ रही होती जो लूटमार इनकी सामने आ रही है। अच्छा, आपने गिरफ्तारियों की बात की तो कानून को तो हरकत में आना चाहिए, लेकिन सादत मुजफ्फर साहब आपसे नैब के कवानीन के रोशनी में पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ इत्तलात ऐसी हैं हमारे पास। अभी जैसे उस्मान साहब कह रहे थे कि आगे कानून आगे बढ़ना चाहिए, जो भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो होना चाहिए। तो मुजफ्फर साहब, हमने सुना है जी कि आहत चीमा की गिरफ्तारी के बाद कुछ अहम नाम थे जिन पर नैब लाहौर चाहता था कि आगे एक्ट करे, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जा रहा। यानी बाज जो सियासी हल्के ही हैं इस पर जो भरपूर जोर आजमाई कर रहे हैं ना हो सके। कुछ अहम नाम ऐसे जो पेश हुए और कुछ नहीं है जो पेश नहीं हो रहे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ऐसी सूरत में क्या नैब अंडर प्रेशर है? पहली बात तो ये, और अगर है तो क्या किया जाए? सादा साहब देखिए सुफियान भाई, जब एविडेंस आपके पास इतनी इकट्ठी हो जाती है और जब ये नज़र आ जाता है एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी भी या इन्वेस्टिगेशन, ये देखें, ये बात समझने की जरूरत होगी कि नैब सबसे पहले करता है सीवी कंप्लेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद करता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में पावर आ जाती है टू अरेस्ट द पर्सन। अरेस्ट किन लोगों की होती है? जो जहाँ पे ये एविडेंस सफिशिएंट आ जाए और उसके बाद फिर ये नज़र आ जाए कि ये बंदा भाग जाएगा, यहाँ पर ये टेम्पर कर सकता है एविडेंस, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनके कनेक्शन निकले जा रहे हैं, अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग जो हैं उनके इतनी एविडेंस सफिशिएंट है कि इनकी अरेस्ट की जाएगी, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि नैब इस टाइम पे, जो आप देख रहे हैं कि इस टाइम माशाल्लाह के इस टाइम के ऊपर कोर्ट्स भी देख रही हैं, सो मोटो एक्शंस भी हो रहे हैं। कोई इदारा और नैब इतना मजबूत है कि नैब में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यही वजह कि आज आप हर देखेंगे कि हर दूसरे दिन एक कभी मिनिस्टर पेश हो रहा है, कभी चीफ सेक्रेटरी हो रहा है, कभी सेक्रेटरीज हो रहे हैं, तो हर एक की तलबी की जा रही है। लेकिन ये भी बात ये रहे कि ये किसी तरीके से भी ये भी मिसयूज अथॉरिटी के जिम्मे में आएगा अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं उसको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही एविडेंस आ जाती है तो फौरन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर खदशात होते हैं कि वो क्या ये हैम्पर करेगा एविडेंस को या फिर ये भागने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं नहीं सही कि इस टाइम नैब इज अंडर एनी प्रेशर। अच्छा, और दूसरा अहम नाम जो इस वक्त है, मैं आज़ाद साहब आपसे तस्दीक या तरदीद आप मुझे बताएं क्या इत्तलात हैं, क्योंकि एक बड़ा जो आशियाना स्कैम है इसके अंदर जो पेशी अहम हुई है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब फवाद हसन फवाद साहब हैं, उनसे भी तफ्तीश हो रही है। अब उनके बारे में भी हम क्योंकि कह रहे हैं जी कि जोर आजमाई है, प्रेशर तो होगा यकीनी तौर पर कि क्या ना एक्ट करे या ना करे या क्या आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। अजब क्या होगा? यानी फवाद साहब अभी तक तो ताउन कर रहे हैं नैब से, लेकिन फिर क्यों उनकी खबरें आती हैं कि गिरफ्तार कर ले जाएगा? वो तो ताउन कर रहे हैं नैब के साथ, और फिर ये भी आती हैं जी कि चले गए या चले जाएंगे या कुछ होगा या प्रेशर। क्यों आ रही है ऐसी इत्तलात सिद्दीक साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त वफाकी हुकूमत कानून पर तो अमल दरामद कर नहीं रही। यानी ECL में नाम के लिए कहा गया, नवाज शरीफ का कहा गया, उनके खानदान का गया, नाम नहीं डाला। फवाद हसन फवाद और ये जितने लोग इसके अंदर मौजूद हैं इनका नाम सबसे पहले तो ECL में डालें। ख्वाजा अपने इसहाक डार का देख लिया, वो मुल्क से निकल गए और जाके छुप के बैठ गए और वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहला काम तो ये है। और फवाद हसन फवाद के बारे में तो अब कोई बात वाज़े तौर पर नजर आ गई है कि जहाँ ताल्लुक कासमी की थी तकर्री के बारे में बात हुई कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने क्या हुक्म दिया, उन्होंने कहा जुबानी हुक्म दिया था उसके मुताबिक समरी जारी कर दिया आपने। यानी यहाँ हालत ये हो, और ये जितने प्रोजेक्ट हैं, सोलर पावर ले ले या LNG ले ले, जितने प्रोजेक्ट हैं इन सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फवाद हसन फवाद का मामला शामिल है। उनके प्लाजे खरीदना, उनकी जायदादें खरीदना, उनके बच्चों के नाम पर आपने क्या क्या बातें करेंगे यहाँ आपको। यानी आप इस हद तक करप्शन में घुस चुके हैं कि तमाम इदारे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। आपके कोई वफाकी इदारा, मिसाल के तौर पर फॉरेन अफेयर्स देख लें, इंटीरियर देख लें, आपकी कोई वजारत नहीं चाह रही कि कानून और आइन पर अमल दरामद हो, और अभी तक हर्डल्स क्रिएट की जा रहे हैं।
यानी अब कराची के अंदर अगर आप देखें तो फौरी तौर पर एसेट के ऊपर कॉशन आ जाता है, अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, तो आपको जमानतें करानी पड़ती है, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होते हैं, ईसीएल में नाम डाले जाते हैं। यहाँ वजह है कि यहाँ पर नैब को बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट कर रही है आपकी वफाकी हुकूमत कि उनके जरिए ये सारे मामलात को लेकर चलना है, और नैब अकेला रह गया। मैं समझता हूँ सही, हम तवक्को रखते हैं, अदालतें तो कोशिश कर रही है। ठीक है सर, हम तवक्को रखते हैं साहब कि मामलात आगे बढ़े और मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ईमानदार साहब, हज़रत सिद्दीक साहब, सदर मुजफ्फर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बड़ी अहम बात ये थी कि ये तमाम केसेस जो खुले, जिनकी अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं या जिन मामलात को अदालत ने टेकअप किया है, ऑनरेबल अदालत ने, उससे पहले इस प्रोग्राम